तो दोस्तों, पिछले पार्ट से सीधा आगे बढ़ते हुए चलिए आते हैं टाइमलाइंस पर। जैसे हमने देखा कि टाइम रेखा या टाइमलाइन होने से हिस्ट्री को ट्रैक करना कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल। मतलब टाइमलाइन देखते ही बिना डेट्स रटे ये समझ आ जाता है कि महात्मा बुद्धा का जन्म जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। यही तो टाइमलाइन का सबसे बड़ा फायदा है ना, कि ये सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में फिट कर देती है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो है शताब्दी, जिसे हम सेंचुरी भी कहते हैं। सदियों का हिसाब रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि शताब्दी का मतलब है पूरे 100 सालों का एक कालखंड। पर जब हम BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो गिनती थोड़ी अलग चलती है, रिवर्स में। जैसे तीसरी शताब्दी BCE का मतलब होगा 300 BCE से लेकर 201 BCE तक का लंबा समय, यानी हम टाइम में बैकवर्ड्स पीछे की तरफ चल रहे होते हैं। सही कहा तुमने। और शताब्दी के साथ साथ एक और बड़ा शब्द यूज होता है, सहस्राब्दी, जिसे हम मिलेनियम कहते हैं। देखिए, शताब्दी अगर एक 100 साल है तो सहस्राब्दी पूरे 1000 सालों का समय होती है। दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। और हाँ, हम सब अभी तीसरी सहस्राब्दी में जी रहे हैं, जो साल 2001 से शुरू हुई थी और 3000 तक चलेगी। ये तो हो गई बड़ी बड़ी सदियों की बातें। पर रोजमर्रा की लाइफ में लोकली डेट्स और टाइम को हमारे यहाँ ट्रेडिशन के हिसाब से कैसे ट्रैक किया जाता है? इसके लिए यूज होता है पंचांग। पंचांग एक ट्रेडिशनल इंडियन एल्मनैक या तिथि पत्र है। ये महीनों और दिनों को सूर्य और चंद्रमा यानी सन और मून की पोजीशंस पर बेस्ड होकर ट्रैक करता है। एक तरह का ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर मान लीजिए, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ तारीखें देखने के लिए बिल्कुल नहीं होता। पंचांग सच में इतना एडवांस्ड और एक्यूरेट है कि ये सोलर इक्लिप्सेस यानी सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्सेस यानी चंद्र ग्रहण को बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हाल और हमारे सारे फेस्टिवल्स की डेट्स भी आज तक इसी पंचांग से तय होती हैं। ये अपने आप में साइंस और टाइम कीपिंग का एक मास्टर क्लास है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें टाइम माप करना तो समझ आ गया, पता चल गया कि चीजें कब हुईं, पर एक्चुअल में क्या हुआ था, ये कैसे पता चलता है? हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको NCERT बैठक का ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वापस आते हैं अपने सवाल पर। चलिए इस बड़ी सी मिस्ट्री को एकदम सिंपल तरीके से अपने ही घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी को अपने परिवार का इतिहास जानना हो, 3-4 पीढ़ियों पहले की बातें, तो वो कैसे पता लगाएगा? शायद पुरानी फोटोज से, पुराने बर्तनों से, किसी डायरी से, या सबसे बढ़कर दादी नानी की उन ओरल स्टोरीज और यादों से जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं, है ना? एग्जैक्टली और जो लॉजिक हम अपनी फैमिली हिस्ट्री पर लगाते हैं, बिल्कुल वही बड़े लेवल पर हिस्ट्री को समझने पर भी लागू होता है। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी जगह, इंसान, डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसे हिस्ट्री का सोर्स यानी स्रोत कहते हैं। बेसिकली हिस्टोरियंस उन डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो इन्हीं क्लूज को ढूंढते हैं और आपस में जोड़ते हैं। और अगर हम इन हिस्टोरिकल क्लूज पर नजर डालें तो एविडेंस की सच में कोई कमी नहीं है। जमीन के नीचे दबे हुए टीलों से लेकर पुरानी किताबों और ओरल ट्रेडिशंस तक हर एक चीज एक वैल्यूएबल सोर्स बन सकती है। चलिए इस लंबे चौड़े चार्ट को थोड़ा सिंपल बनाते हैं और 2 मेन ब्रांचेस में बांट लेते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें आते हैं पुराने मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, मूर्तियां और जमीन की खुदाई से निकाली गई चीजें। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। इसमें शामिल हैं हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरानी किताबें, नाटक और उन विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स जो इंडिया आए थे। तो एक तरफ फिजिकल एविडेंस है और दूसरी तरफ रिटन एविडेंस। लेकिन एविडेंस सिर्फ यहीं तक थोड़ी सीमित है। ओरल हिस्ट्रीज, पुरानी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी बहुत पावरफुल क्लूज होते हैं। और आजकल तो मॉडर्न साइंस ने भी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का एक पूरा नया नजरिया दे दिया है। पुरानी चीज़ों का केमिकल एनालिसिस और एंशिएंट ह्यूमंस की जेनेटिक्स से ऐसी बातें पता चलती हैं जो पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल थीं। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और इंटरनेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं। वाओ, सच में हिस्ट्री को अनकवर करना किसी थ्रिल से कम नहीं है।
इस पूरे प्रोसेस को एक खूबसूरत लाइन में समराइज किया गया है। हर ऑब्जेक्ट एक कहानी सुनाता है और एक जिक्सॉ पजल के हिस्से की तरह होता है। कभी-कभी इस पजल के पीसेस बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाते हैं और पास्ट की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन कई बार अलग-अलग सोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट बातें बोलते हैं। तब हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि किस सोर्स पर ज्यादा भरोसा किया जाए। और इस जायंट जिग्सॉ पजल को सॉल्व करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम लगती है जो मिलकर इस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करती है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ में आते हैं पुरालेख शास्त्री या एपिग्राफिस्ट जो पुरानी लिपियां पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो पास्ट के कल्चर्स को समझते हैं, और जैसा हमने पहले बात की, मॉडर्न साइंटिस्ट्स और भाषा विशेषज्ञ भी इस कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या होगा अगर इस हिस्टोरिकल पजल के कुछ पीसेस हमेशा के लिए गायब ही रह जाएं? क्योंकि हिस्ट्री में सच में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद हमें कभी नहीं मिलेंगी। गैप्स तो हमेशा रहेंगे, पर वही गैप्स हमारी उन्हें ढूंढने की क्यूरियोसिटी भी जगाते हैं। खैर, इस सवाल पर आप विचार करते रहिएगा। अब फाइनल पार्ट में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे।